अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं महरीन जमील और मैं हूं अतहर दिल। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अहम खबर आपको देंगे। 26वीं आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए कोशिशें तेज। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास खत्म। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी की ज़ैली कमेटी तश्कील। सब कमेटी में तमाम जमातों के ड्राफ्ट पेश होंगे। पार्लिमानी कमेटी की ज़ैली कमेटी में तमाम सियासी जमातों का एक एक रुकन शामिल होगा। ज़ैली कमेटी सियासी जमातों के मुसव्विदों का जायजा लेगी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी इजलास में हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं की शिरकत। इस पर मजीद बात कर लेते हैं वकास अहमद से। जी वकास, इस मुतालिक अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास जो है वो गैर बेनतीजा खत्म हो चुका है और इस आज के इजलास में JUI की जानिब से जो मुजव्वज़ा आईनी तरमीम से मुतल्लिक जो ड्राफ्ट है वो खुसूसी कमेटी में शेयर किया गया। उसके साथ MQM की जानिब से भी मुजव्वज़ा आईनी तरमीम से मुतल्लिक अपना ड्राफ्ट आज खुसूसी कमेटी के सामने रखा गया। आज खुसूसी कमेटी के इजलास में ये फैसला किया गया कि एक ज़ैली कमेटी तश्कील दी जाएगी जिसमें तमाम जो सियासी जमातें हैं जो इस खुसूसी कमेटी में शामिल थी, उनकी जो कानूनी माहिरीन हैं, कानूनी जो अरकान असम्बली हैं, वो जो वो इस इजलास में शरीक होंगे और इस ज़ैली कमेटी के इजलास में जो मुसव्वदे खुसूसी कमेटी में पेश किए गए हैं उन तमाम मुसव्वदों का जायजा लिया जाएगा कानूनी और आईनी तनाजुर में। और उसके बाद अपनी रिपोर्ट खुसूसी कमेटी की जो में पेश की जाएगी और उन खुसूसी कमेटी की सिफारिशात की रोशनी में ही जो वो आईनी तरमीम का मामला जो आगे ज़ेर गौर आया जाएगा। तकरीबन 2.5 घंटे से ज़ायद ये खुसूसी कमेटी का इजलास जारी रहा जिसमें तमाम पोलिटिकल पार्टीज जो सेनेट और कौमी असम्बली में मौजूद हैं उनके अरकान ने शिरकत की और ख़ास तौर के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से और हुकूमत की जानिब से जो मसवदा गुज़श्ता रोज़ शेयर किया गया था उसके निकात के ऊपर भी जायजा लिया गया। सही वकास अहमद, इस सिलसिले में ये भी बताइएगा क्योंकि टाइम फ्रेम भी सामने आ सका, इसके ऊपर भी कोई बातचीत की गई है कि कब तक जो है वो मुसवदा पेश किया जाएगा या आईनी तरामीम पेश की जाएंगी और जो तजावीज़ पेश की गई हैं उसके ऊपर किस हद तक इत्तेफाक हो सका है? जी बिल्कुल, देखें ये खुसूसी कमेटी का छठा इजलास था जो आज बेनतीजा खत्म हुआ है और मजमूई तौर के ऊपर अब तक 4 ड्राफ्ट जो आईनी तरमीम से मुतल्लिक हैं वो खुसूसी कमेटी में जो वो पेश कर दिए गए हैं। हुकूमत की जानिब से 54 नकात पर मुश्तमिल जो ड्राफ्ट है वो पेश किया गया है। इसके साथ साथ 20 नकात पर मुश्तमिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ड्राफ्ट है वो शेयर किया गया है आज कमेटी में। उसके साथ साथ JUI की जानिब से 24 तरमीम से मुतल्लिक जो आईनी तरमीम है उनसे मुतल्लिक जो ड्राफ्ट है वो शेयर किया गया है। MQM की जानिब से भी ड्राफ्ट शेयर किया गया है लेकिन अभी तक किसी एक नुक्ते के ऊपर इत्तफाक राय कायम नहीं हो सका। इसलिए कहना कबल वक्त होगा कि ये इत्तफाक राय कब तक होगा और हतमी जो ड्राफ्ट है उसको कब तक जो तश्कील दिया जा सकेगा। खुसूसी कमेटी की ज़ैली कमेटी का इजलास इसी मकसद के लिए आज तश्कील दिया गया है इस स्पेशल कमेटी की जानिब से कि जितने भी आईनी मुसव्वदे हुकूमत और अपोजिशन की सियासी जमातों की जानिब से आए हैं खुसूसी कमेटी में, जो कानूनी माहिरीन हैं और आईनी माहिरीन जो सियासी जमातों के हैं वो इस ज़ैली कमेटी में शरीक होंगे और इन तमाम आईनी और कानूनी निकात के तनाजुर में एक ड्राफ्ट को जो हतमी तौर पर तैयार किया जाएगा जिसे कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर कराया जाएगा। अब से कुछ देर पहले वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू की और उनकी जानिब से कहा गया कि कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि आईनी तरमीम एक पेचीदा अमल होता है। इसमें एक हफ्ता भी लग सकता है, एक साल भी लग सकता है और कई माह का अरसा भी इसमें लग सकता है। जबकि जो बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी जानिब से ये कहा गया कि हुकूमत उज्जत में फैसले कर रही है। उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो हुकूमत की जानिब से ख़ास तौर के ऊपर जो तरमीम और जो मसवदा पेश किया गया है वो एक अज़दे से कम नहीं है जिसमें एक डबी कोड बनाने की जो वो सिफारिशात और तजावीज़ पेश की गई हैं। जो कि आज खुसूसी कमेटी का एक इजलास था और वो इजलास बेनतीजा खत्म हो चुका है और 17 तारीख को जो है दोबारा ज़ैली कमेटी का इजलास होगा जिसमें कानूनी जो टीम है वो जो सर जोड़कर बैठेगी और जितने भी नकात सियासी जमातों की जानिब से आए हैं आईनी तरमीम से मुतल्लिक उसका जायजा लिया जाएगा। जी ठीक है वकास अहमद, बहुत शुक्रिया। PTI इंतशार फैलाने से बाज नहीं आ रही। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI के एहतजाज की कॉल साजिश की कड़ी है। 15 अक्टूबर की अलगार को रोकने के लिए रियासत पूरी ताकत इस्तेमाल करेगी। एब्सोल्युटली नॉट, किसी सूरत मुल्क की सालमियत के खिलाफ साजिश कामयाब नहीं होगी। एक सूबा जो है वो फेडरेशन के ऊपर जो है इस्लामाबाद के ऊपर इल्गार करता है और अब ये चौथा है उसी सिलसिले की कड़ी है, चौथी कड़ी जिसमें वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हो।
یہ کون سا احتجاج ہے جو پاکستان کے خلاف ہے؟ ایئرپورٹ پر چائنیز پر حملہ کرنے والے اور اسلام آباد میں احتجاج کی کال دینے والوں میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ کو تکلیف IMF کی ڈیل کی ہے, آپ کو تکلیف SCO سے پاکستان کی مضبوطی کی ہے, یا دوبارہ چائنیز وزیر اعظم کے آنے پر CPEC 2 کے آغاز کی تکلیف ہے؟ یہ جو تنازع ہے پاکستان کا ورسز عمران خان, جو تنازع ہے, پاکستان کے 25 کروڑ عوام پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم کسی قیمت کے اوپر پاکستان کی ساتھ کو, پاکستان کی عزت کو, پاکستان کی آبرو کو اور اس اجتماع کو سیبوٹیج کرنے کی اجازت نہیں دیں گے, قطعی طور پہ اجازت نہیں دیں گے. پاکستان کے ادارے, پاکستان کی سیاسی جماعتیں, پاکستان کی حکومت الحمدللہ پاکستان کے عوام کی دی گئی طاقت سے اتنی مضبوط ہیں کہ یہ احتجاج ناکام بھی ہوگا, کانفرنس منعقد ہوگی, سیکورٹی میں ہوگی, پوری آب و تاب کے ساتھ ہوگی, اور ہم اس احتجاج کی صرف مذمت نہیں کریں گے, مرمت بھی ہوگی. کوئی شک نہیں رہ گیا, جو دہشت گردی کر رہا ہے وہی PTI کو استعمال کر رہا ہے. وفاقی وزیر احسن اقبال کی نیوز کانفرنس, کہا کراچی میں دہشت گردی اور PTI کی دہشت گردی ایک جیسی ہے. پاکستان میں اگر کوئی آئین شکنی کرنے والا ہے تو وہ بانی PTI ہیں. اقتدار میں آنے کے بعد PTI کا پہلا نشانہ CPEC تھا. 2018 میں اقتدار میں آئی تو اس کا پہلا نشانہ بھی CPEC تھا, اور اب پھر جب ہم نے CPEC فیز 2 کا عمل شروع کیا ہے تو ایک دم پھر PTI کی جارحانہ, پرتشدد اور پر انتشار کارروائیوں میں اضافہ ہو گیا ہے. آپ ٹھنڈے دل سے سوچئے, کیا پاکستان ان سب چیزوں کا متحمل ہو سکتا ہے؟ اگر شکایت یہ ہے کہ ہمارے لیڈر کو جیل میں رکھا گیا ہے تو ہم سب نے بھی اسی لیڈر کی جھوٹے مقدموں میں جیلیں بھگتی ہیں. وفاقی آئینی عدالت کا قیام قائد اعظم کا خواب تھا. سب سے پہلے انہوں نے وفاقی آئینی عدالت کی تجویز پیش کی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پیغام, کہا قائد اعظم نے وفاقی آئینی عدالت, ہائی کورٹس فیصلوں کے خلاف اپیل کے لیے سپریم کورٹ اور فوجداری اپیل کی عدالت کی تجاویز دیں. کہا کوئی بھی سوال جو آئین سے متعلق ہو اسے وفاقی عدالت میں جانا چاہیے. قائد اعظم نے ایک ہی عدالت کو وفاقی قوانین پر وسیع دائرہ اختیار دینے کی بھی مخالفت کی. شہری کے حقوق پر حملے کا معاملہ براہ راست وفاقی عدالت میں جانے کا حق حاصل ہونا چاہیے. اہم خبر ہے, آپ کو اپڈیٹ کریں گے. بلاول بھٹو زرداری کا سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے پیغام سامنے آیا ہے. PTI ملک دشمن ایجنڈے پر عمل پیرا. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں ڈی چوک میں احتجاج کا اعلان سازش ہے. PTI نے ہمیشہ ملک کو عدم استحکام سے دوچار کیا. PTI والے ملک میں امن و امان کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں. سینیٹر شہری رحمان بولی غیر ملکی وفود اور عالمی میڈیا کی موجودگی میں اسلام آباد میں تماشا لگانا قابل مذمت ہے. SCO اجلاس کے دن ڈی چوک پر احتجاج سے تحریک انصاف کیا حاصل کرنا چاہتی ہے؟ تحریک انصاف عالم دنیا کو منفی پیغام دے رہی ہے. تحریک انصاف اپنی سیاست پر نظر ثانی کرے. 15 اکتوبر کی احتجاج کی کال کو واپس لے. PTI ملک دشمن ایجنڈے پر عمل پیرا ہے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے ڈی چوک میں احتجاج کا اعلان سازش ہے. PTI نے ہمیشہ ملک کو عدم استحکام سے دوچار کیا. PTI والے ملک میں امن و امان کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں. سینیٹر شہری رحمان بولی غیر ملکی وفود اور عالمی میڈیا کی موجودگی میں اسلام آباد میں تماشا لگانا قابل مذمت ہے. SCO اجلاس کے دن ڈی چوک پر احتجاج سے تحریک انصاف کیا حاصل کرنا چاہتی ہے؟ پاکستان علماء کونسل نے تحریک انصاف سے احتجاج ملتوی کرنے کی اپیل کر دی. چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کا کہنا ہے مہمانوں کی موجودگی میں احتجاج ناقابل قبول ہے. PTI کو اپنی کال واپس لینی چاہیے. پاکستان کو سفارتی محاذ پر کامیابیاں مل رہی ہیں. ترقی کے سفر کو اب رکنا نہیں چاہیے. اہم خبر آپ کو دیتے ہیں. لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے انتخابات میں دھاندلی کا معاملہ. نومنتخب ایگزیکٹو کمیٹی ممبران کی عدم حاضری پر ڈائریکٹر جنرل ٹریڈ آرگنائزیشن برہم DGTO کا 23 اکتوبر کو لاہور چیمبر کے ایگزیکٹو کمیٹی ممبران کو پیش کرنے کا حکم. اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں عامر نوید چوہدری سے. جی عامر, اس سارے معاملے کی تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا.
बिल्कुल, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इलेक्शन 2024-26 मुतनाज़ा हो गए हैं इस हवाले से कि हारने वाले ग्रुप की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया है कि इलेक्शन में मुबैना तौर पर धांधली की गई, जिस पर प्याफ फाउंडर एलबी अलायंस के जो कैंडिडेट्स हारे हैं उन्होंने डीजीटीओ में दरखास्त दायर की थी कि लाहौर चैम्बर के इंतखाबात में धांधली की गई, जिसकी तहकीकात की जाए, जिस पर डीजीटीओ ने लाहौर चैम्बर के सेक्रेटरी जनरल को नोटिस किया था और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान को तलब किया गया था। लेकिन गुज़िश्ता रोज हाजिरी के दौरान सेक्रेटरी जनरल को पेश हुए, लेकिन एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान नहीं आए, जिस पर डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने सेक्रेटरी जनरल लाहौर चैम्बर की सरजनिश की। उन्हें कहा कि एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान की आज हाजिरी यकीनी थी, जिस पर लाहौर चैम्बर के सेक्रेटरी जनरल का ये कहना था कि एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान को नोटिस नहीं मिले होंगे तलबी के, इसलिए वो नहीं आए, जिस पर डीजीटीओ ने कहा कि हमारे इत्तला के मुताबिक तो लाहौर चैम्बर ही एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान का जो एड्रेस है उन्हीं पर उनको लेटर पोस्ट किए गए थे, जिस पर खासा तल्ख मोल रहा। इस हवाले से जो एलबीएफ अलायंस के जो वकील थे उन्होंने भी बहुत बहस की। अब जो डीजीटीओ हैं उन्होंने लाहौर चैम्बर के सेक्रेटरी जनरल को पाबंद किया कि 23 अक्टूबर को वो खुद भी पेश हों, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान भी पेश हों और जो नो मुंतखब एग्जीक्यूटिव कमेटी अरकान है वो भी डायरेक्टर जनरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास 23 अक्टूबर को अपनी हाजिरी यकीनी बनाएं। जी सही। आमिर नवीद, आपका शुक्रिया।